अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। एक तवील मुद्दत के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और बड़े रफ़ एंड टफ अंदाज में। आज का जो टॉपिक है वो भारत की आबादी का 70 से 75% हिस्सा कवर करता है। यानी वह बीमारी भारतीय आबादी के 70% आबादी उससे ग्रसित है या जीवन में किसी न किसी हिस्से में इससे प्रभावित होती है। और अब तो ये देखा जाने लगा है कि छोटे छोटे बच्चों में भी यह बीमारी ज़ोर पकड़ रही है। और उस बीमारी का नाम मैं बता देता हूँ, लाल बुझक्कड़ की तरह बूझने की आवश्यकता नहीं है। उस बीमारी का नाम है बवासीर। कुछ मरीज़ हमारे पास आते हैं तो उनको मालूम ही नहीं होता कि बवासीर क्या है और कितने दिन से वो पीड़ित रहते हैं और परेशान होते हैं। तो बवासीर क्या होती है इसका परिचय मैं पूरा आपको दूंगा। और बच्चों में जो मैंने आपको बताया कि बवासीर बच्चों में भी आम होने लगी है, जो कि काफ़ी चिंता का विषय है। जब हम लोग पढ़ते थे या हमारे वालिद मोहतरम बताते थे, वो भी किताबों के शौकीन थे, कि यह बीमारी 25 साल की उम्र के बाद होती है। ये एक कॉमन, उनके ज़माने में एक कॉमन सेंस था। लेकिन अब स्कूल गोइंग बच्चा जो 5 साल का है, 6 साल का है, 7 साल का है, उसको भी यह बीमारी हो रही है। और मैंने कई बच्चे देखे हैं जिनमें अच्छा खासा आउट ग्रोथ यानी बवासीर के मस्से भी निकल आए हैं। ये क्यों होता है? अमूमन ये कॉन्वेंट स्कूलों में, इंग्लिश मीडियम स्कूल में जो बच्चे जाते हैं वो बहुत सुबह जाते हैं। और आजकल बच्चे काफ़ी देर तक जागते रहते हैं, तो सुबह बस उठ के भागम भाग रहती है और वो शौच को नहीं जाते हैं, यानी लैट्रिन टट्टी नहीं करते हैं, जिसके वजह से बुरी आदत होती है और उनका कोई समय नहीं होता है, नेचर के साथ नहीं चलते हैं। सो बच्चों को भी बवासीर घेर लेती है। खैर, अब मैं बवासीर की परिभाषा बताए देता हूँ। हमारे पुराने हकीम यूनान के, ग्रीस के थे, बुकरात जिनका नाम है, वो कहते हैं कि आंत के अंतिम सिरे की बलगमी झिल्ली के सिराओं को फूल जाना बवासीर कहलाता है। इंग्लिश में इसको हीमोरॉइड कहते हैं। और जो मैंने उसमें पढ़ा है तो वहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो हमारे टट्टी का रास्ता होता है उसकी बनावट ऐसी होती है और उसमें जो वेन्स होती हैं वो जब टट्टी पास आउट होती है, मल पास आउट होता है, तो वो कुशन की तरह काम करने के लिए ईश्वर ने उसको बनाया है। अब किन्हीं कारणों से, उन कारणों में कई कारण हो सकते हैं, वो सिराएं फूल जाती हैं, उन पर ज़्यादा ज़ोर पड़ता है, तो वो उसमें से कभी कभी ब्लीडिंग आने लगती है, कभी नहीं आती है या फूल जाता है। इसी को बवासीर कहा जा रहा है। एक और बहुत बड़े हकीम है समरकंदी, वो कहते हैं कि बवासीर एक किस्म की ज़्यादती यानी आउट ग्रोथ है, जो कि गुदा के शिराओं के मुंह पर सौदावी गलीज़ खून, ये यूनानी टर्मिनोलॉजी है, सौदावी गलीज़ खून के पैदा होने से होती है, जो गोश्त से मिलती जुलती है। यानी इसी को मस्सा कहते हैं। यानी दो लोगों की ये अलग अलग परिभाषा है। और बस इसको यूँ समझें कि समरकंदी ने बाहरी बवासीर के लिए कहा है और बुकरात साहब ने अंदरूनी बवासीर के लिए कहा है। तो इसके हिसाब से अब मैं बताए देता हूँ कि बवासीर कितने तरह का होता है। अमूमन बवासीर साथियों, पोजीशन यानी कहाँ पर बवासीर है, पोजीशन के हिसाब से बवासीर से कोई चीज़ निकल रही है या नहीं निकल रही, इसके आधार से इस तरह से बवासीर कई हिस्सों में उसकी अलग अलग परिभाषा होती है। जो आम फहम बवासीर है वो खूनी बवासीर और
बादी बवासीर होता है। यानी खूनी बवासीर वो यानी जब आदमी लेटरिन को टट्टी को बैठता है तो टट्टी से पहले खून आता है या टट्टी हो जाती है उसके बाद खून आता है, यानी इस केस में मरीज़ को खून आता है तो इसको खूनी बवासीर कह देते हैं। बहरहाल बस ध्यान रखने वाली ये बात है डिफरेंशियल डायग्नोसिस की कि लेटरिन के रास्ते यानी टट्टी के रास्ते मलद्वार से अगर खून आ रहा है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि मरीज़ को बवासीर हो ही गया हो। मेरे पास मरीज़ आता है तो मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि बवासीर इसका ये मतलब नहीं है कि अगर लेटरिन के रास्ते टट्टी के रास्ते से खून आ रहा है तो आपको बवासीर हो ही गया है। लेट्स चेक, आओ देखें। बहरहाल आम परिभाषा यही है कि लेटरिन के रास्ते टट्टी के रास्ते से लेटरिन से पहले या लेटरिन के बाद फुहारे से खून आता है, मल में लगा हुआ खून आता है तो वो खूनी बवासीर कहलाता है। और वो बवासीर जो लेटरिन टट्टी का रास्ता सूजा हुआ होता है, बाहर उसमें बस्से निकले होते हैं, उसमें खून नहीं आता है, उसको बादी बवासीर कह दिया जाता है। तो ये हो गया। इसके अलावा जो बवासीर बाहर होता है यानी मस्से अगर बाहर है तो उसको एक्सटर्नल हेमोरॉइड बाहरी बवासीर कहते हैं, और जो टट्टी के रास्ते के अंदर होते हैं उसमें मस्से होते हैं उनको इंटरनल हेमोरॉइड कहते हैं। इसके अलावा पोजीशन के हिसाब से भी हेमोरॉइड को बांटा गया, यानी कि घड़ी की जो डायल होता है उसमें 3 बजे की पोजीशन पे एक मस्सा होगा वो 3 o'clock पोजीशन हेमोरॉइड कहलाएगा। 7 बजे की पोजीशन पे मस्सा होता है वो 7 o'clock पोजीशन का हेमोरॉइड कहलाता है। इसी तरह 11 o'clock पोजीशन पे जो मस्सा होता है वो 11 o'clock। तो साथियों ये भी आप जान लें मित्रों कि बवासीर लेटरिन का जो रास्ता है उसमें कहीं पर भी नहीं हो सकता है, उसकी एक विशेष जगह होती है, वो वहीं पर ही होगा, क्योंकि जो ऊपर से आ रही हैं खून की नलियाँ वो एक ख़ास जगह से आ रही, इधर उधर से नहीं है, उसका पूरा एनाटॉमिकल पोजीशन होती है। तो एनाटॉमिकल पोजीशन के हिसाब से 3 o'clock पोजीशन, 7 o'clock पोजीशन एंड 11 o'clock पोजीशन की बवासीर होती है। ये एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल दोनों हो सकती है, ये बात ध्यान रखने की। अच्छा, अब इसके बाद एक्सटर्नल पाइल्स में जो मस्से हैं उनके आकार और प्रकार के बिना पर भी कई हिस्सों में इनको बांटा जाता है। बस मस्सों की बनावट के आधार पर भी ये होती है। अब मस्से के बनावट कभी कभी बहुत छोटा सा मस्सा होगा, नखू यानी कि चने के बराबर, कभी कभी बहुत मस्सा फूल जाता है तो वो अंगूर की तरह होता है, कभी कभी मस्सा खजूर की तरह बड़ा हो जाता है, कभी कभी उसमें एक मस्सा में 3 4 5 4 झालरदार चीज़ें होती हैं, शहतूत की तरह हो जाता है। जैसे शहतूत अब भी गर्मी में खूब मिल रहा होगा, इंशाल्लाह मौका मिलेगा तो याद आया शहतूत पे वीडियो बनाऊंगा। तो शहतूत की तरह अगर मस्से हैं तो उसका भी उसी मुनासबत से नाम यूनानी में रखा गया है। बहरहाल इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो अंगूर की तरह है कि शहतूत की तरह है कि क्या है, बाहरी जो मस्से होंगे वो कोई इस तरह का रूप धर लेते हैं। तो ये एक्सटर्नल हो गया और इंटरनल भी बता दिया है, और ये एक मुख्तसर सा परिचय हमने आपको बवासीर क्या होता है बवासीर का दिया है। अब इसके बाद बवासीर क्यों होता है, बवासीर का इलाज क्या है, डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या है, वो बनेगी। अब डिफरेंशियल डायग्नोसिस मसलन जैसे हमारे पास मरीज़ आता है वो कहता है बस डॉक्टर साहब हमको बवासीर हो गया है, ठीक है, लेकिन जब उसको ओटी में ले जाके खोला गया तो मालूम है कि उसका इंटरनल जो है प्रोलैप्स हो रहा है, प्रोलैप्स रेक्टम हो रहा है, या आंत का जो सिग्मॉइड कोलन है सिग्मॉइड कोलन प्रोलैप्स हो रहा है, या ये कि मरीज़ बताता है कि साहब हमको बवासीर हो गया क्योंकि खून आता है। अब जो उसको हिस्ट्री ली जाती है साहब आपको खून कब आता है, कितना आता है, तो बताते हैं साहब कि जब हम टट्टी करते हैं जो टट्टी में लगा हुआ खून आता है दर्द बहुत शदीद भयंकर होता है। तब इस केस में डिफरेंशियल डायग्नोसिस ये होगी भाई कि वो उसने दर्द बताया। बवासीर में दर्द बवासीर की अलामत कभी नहीं होती है, या तो बवासीर में खून आएगा या खून नहीं आएगा। खुजली की अलामत हो सकती है, वो मस्सों में खुजली होती है, या मस्से अगर इन्फेक्टेड हो गए तो उसमें दर्द होगा। लेकिन मरीज़ बताता है नहीं साहब हम टट्टी करने जाते हैं तो दर्द होता है, उसके बाद 2-3 घंटे दर्द बना रहता है। और कुछ मरीज़ बताते हैं कि साहब 4 साल से है, कुछ बताते हैं 3 साल से, कुछ बताते हैं साहब 1 हफ्ते से। तो ये जो दर्द है ये
फिशर की वजह से है, बवासीर की वजह से नहीं है। तो इस तरह से लेटरिन के रास्ते में जो दिक्कत है, हर दिक्कत बवासीर नहीं हुआ करती है। इसकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनने पर ही सारी चीज़ें क्लियर होती हैं कि ये कि उसको बवासीर है, उसको फिशर है, उसको भगंदर यानी फिस्टुला इन एनो है, प्रोलैप्स रेक्टम है, या ये कि प्रोलैप्स सिग्मॉइड कोलन है। इवन ये कि मैं एक मरीज़ा का मैं इलाज कर रहा था, उनकी जो है बहू लेके आई थी, कहा कि साहब इनको बवासीर हो गया है और दिखाएंगे नहीं। वो 60 साल 65 साल की बूढ़ी औरत थी और दिखाया नहीं उन्होंने। अब इलाज कर शुरू हो गया, 10 दिन के इलाज के बाद वो आई और कहा साहब आपको बिल्कुल आराम नहीं है, पता नहीं कैसे आपने दवा दी। तो हमने कहा नहीं भाई ऐसा है, अब उसको दिखाओ। जब हमने उसको देखा तो वो बूढ़ी औरत का प्रोलैप्स यूटेरस था। अब आप बताएं प्रोलैप्स यूटेरस में बवासीर की दवा कहाँ फ़ायदा करेगी। तो इस तरह से डिफरेंशियल डायग्नोसिस जब बन जाती है तब जाके बवासीर का इलाज शुरू करने से फ़ायदा होता है। तो मैं अपने वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि मरीज़ सबसे पहले जब डॉक्टर के पास जाए तो उसको चाहिए कि मुआयना ज़रूर कराए और योग्य चिकित्सक के पास जाए। वो जनरल फिजिशियन जो बेचारे डिफरेंशियल डायग्नोसिस नहीं कर पाते हैं, सर्दी बुखार जुकाम का इलाज कर रहे हैं, तो अमूमन फिशर में भी वही इलाज दे रहे हैं और प्रोलैप्स रेक्टम में भी है, प्रोलैप्स सिग्मॉइड कोलन कुछ भी हो रहा है वो इलाज उनका बवासीर का चल रहा है। फिर मरीज़ उसमें झेल जाता है और फिर आयुर्वेदिक से लेके यूनानी होम्योपैथिक सारी दवाएं करता है, फिर कहता है हमको आराम नहीं होता है वगैरह वगैरह। तो आज के लिए 11 मिनट 40-47 सेकंड का वीडियो हो गया है दोस्तों। बहुत दिन बाद मैंने वीडियो बनाई है, तकरीबन 1 महीना 10 दिन बाद। हमारे लिए दुआएं करें, रमज़ान का महीना शुरू हो गया, अल्लाह ताला आप लोगों को खूब इबादत का मौका दें। और इसके अलावा और जो भाई हैं ईश्वर उनको उनके सद्बुद्धि दे, उनको सेहत अता करे, परवरदिगार सारे बीमारियों से उनको दूर रखे। गर्मी का मौसम चल गया है तो आप लोग गर्मी से लड़ने की कोशिश ना करें, उससे बचने की कोशिश करें, मोस्ट डेंजरस चीज़ होती है। खूब खाएं पिए, मस्त रहें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।